फर्स्ट ड्रॉप द एक्स्ट्रा कॉलम, उस कमांड को मैं यहाँ रन करूँ तो एरर दे रहा है, उसकी वजह क्या थी? बिकॉज ऑलरेडी रिमूव हो गया होगा। ओके, हाँ ये हाँ यही वन ऑफ द रीजंस कुड बी जो अमार ने मेंशन की है। अदर रीजन कुड बी सम प्रॉब्लम इन द कोड, प्रॉब्ली मुझे इसका देख के करना पड़ेगा। अच्छा, what I did was कि मैंने ये कोड ये मैंने लिखा है, I just found out the mode। तो फर्नीचर का जो मोड आ रहा है वो जंबो बॉक्स आ रहा है, जंबो बॉक्स। ठीक है। और लेट मी चेक फॉर द टेक्नोलॉजी, उसका मोड स्मॉल बॉक्स आ रहा है, और ऑफिस सप्लाईज का भी मोड स्मॉल बॉक्स आ रहा है। तो दैट मीन्स के इट इज रीजनेबल टू अज्यूम कि इन दोनों को मैं स्मॉल बॉक्स रिप्लेस कर दूं और जंबो बॉक्स किस रिप्लेस कर दूं। सो दैट्स आवर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और फिर अब मैं इसको देखूं तो व्हाट वाज दैट, दिस वाज द प्रोडक्ट कंटेनर। अच्छा, आई डिड नॉट एग्जीक्यूट दिस, आई एम सॉरी। तो सर एक प्रोडक्ट, मिनट, कोड लिख लेते हैं। सॉरी सर ये वाला कोड लिख लें जो आपने मोड जिससे निकाला है। हाँ लिख लें, ये तो आप लिख लें इसको, ये तो लिख आप भी लिख सकते हैं। You can use that to ठीक है जी, चले। अच्छा, अब हमारे पास जो मिसिंग है वो स्टिल हैव ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स, कस्टमर नेम ऑब्वियसली, एंड आल्सो आई हैव प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट नेम की मैं कार्डिनलिटी निकालता हूँ, सो आई कैन यूज दैट बाय यूजिंग दिस लेंथ डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट इंडेक्स। सो ये मुझे बता देगा कि सो इज टू मच वेरिएंस, ये मुझे बता रहा है कि बेसिकली के इसकी जो कितने यूनिक प्रोडक्ट नेम्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये मुझे ये चीज बता रहा है। तो वो जो आ रहे हैं वो 1234 यूनिक प्रोडक्ट नेम्स हैं। ऑब्वियसली मैं आई कांट डू एनीथिंग, तो अगर उसमें से 204 प्रोडक्ट नेम्स मिसिंग है तो मैं उसको किस तरह एसोसिएट कर सकता हूँ? हाँ, मैं एसोसिएट कर सकता हूँ उसको सब कैटेगरी के साथ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो सब कैटेगरी होगी उसका वन ऑन वन रिलेशनशिप नेम के साथ है। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? एक सब कैटेगरी के अंदर कई नेम्स हो सकते हैं, तो आई कांट डू द सेम थिंग जो कि मैं रीजन और प्रोविंस के लिए कर रहा था। समझ में आई बात की? या प्रोडक्ट कैटेगरी या सब कैटेगरी के लिए जो एसोसिएशन वन ऑन वन एसोसिएशन है कि यू कैन से दैट फॉर a unique product category there is a unique product subcategory, ठीक है। Similarly for a unique province there is a unique region, सही है। तो इस केस में चूंकि वन ऑन वन मैपिंग है, वन टू वन मैपिंग है, therefore I can find out the information from the other rows and replace it, जो कि मैंने दोनों के केस में किया है। यहाँ पर the problem is कि there does not exist, there is no one to one mapping between product category, product subcategory and the product name। समझ में आ रही बात की? एक कैटेगरी में भी कई नेम्स हो सकते हैं, एक सब कैटेगरी में कई नेम्स हो सकते हैं। तो मैं ये किस तरह कर सकता हूँ कि मैं दूसरी जगह से मालूम करके रिप्लेस कर दूं? तो इट डज नॉट रियली एड अप। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो एक प्रोडक्ट सब कैटेगरी में सबसे बड़ा मोड आ रहा है, नेम का जो मोड आ रहा है वो मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो लेट मी सी अगर हम उसको कर सकते हैं तो let me just copy this। तो किसका मोड हमें करना है? प्रोडक्ट नेम का मोड करना है।
हाँ, लेकिन मुझे इसके लिए अलग-अलग निकालना पड़ेगा ना। लेट मी सी इफ दिस वर्क्स आउट। सर नॉर्मल वैल्यू काउंट लगा के कर लेना। नहीं, मुझे वैल्यू काउंट्स, किस चीज़ की वैल्यू काउंट्स? प्रोडक्ट नेम की, तो फिर जो सबसे ज्यादा है वो आपको पता चल जाएंगे। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कैटेगरी के अंदर वैल्यू काउंट्स देखनी है ना। अच्छा अच्छा, तो सर तो फिर आप ग्रुप बाय लगा लें। हाँ, ग्रुप बाय कोई लगाए यार। सर मैंने शायद लगाया था अपने होमवर्क में, मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट नेम लेकिन क्या सर है? नहीं आ रहा सही से, मैं आपको भेज देता हूँ। सर उसका नेम चेंज कर लिएगा, मैंने सेल्स लिखा हुआ है, आप अपना डेटा फ्रेम का नेम चेंज कर लीजिएगा। दिस नहीं यार, कुछ मुझे इसका फॉर्मेट भूल गया अभी। आई फॉरगॉट द फॉर्मेट। सर एक्चुअली प्रोडक्ट नेम और इसकी यूनिट प्राइस का भी आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा कि ज़ाहिर है प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस तो सेम ही रहेगी। नहीं, देखें, ये हायरार्की में, अब आप हायरार्की के अंदर ही रहें तो बेहतर है। अच्छा, रिमेन विद इन द हायरार्की, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी, नेम, दैट्स अ लॉजिकल हायरार्की। इस तरह तो फिर बहुत सारी चीजों का रिलेशनशिप हो सकता है। हायरार्की का स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है। सर आप जी चैट पे मैंने देखिएगा, एक्चुअली मैं सर इसके लिए मैंने कुछ लॉजिक यूं बिल्ड की थी कि मैंने प्रोडक्ट सब कैटेगरी और यूनिट प्राइस जो है उसकी कंकैटिनेट करके एक कॉमन स्ट्रिंग्स निकालनी थी, और बेस्ड ऑन दैट मैंने फिर प्रोडक्ट नेम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। अच्छा, ये आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है? सर ये दूसरा वाला कोड भेजा है ना, आप वो कर लीजिएगा। अच्छा, सही है, डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। हाँ, ये सब कैटेगरी में दो कैटेगरीज के, सब कैटेगरी से दो ही है क्या? हाँ सर यही समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने लगाया तो। ये डॉट साइज क्या कर रहा है? वन पोजिशन डॉट डॉट साइज क्या करता है? सर ये वो बता देगा, वैल्यू काउंट्स बता देगा बेसिकली। अच्छा, ये बीच में मिसिंग आ रही है ना, तो इसमें सारा करना पड़ेगा। अमान, आपको पता है ये? ये क्या भेज दिया? अच्छा, महमूद अली इतना भेज दिया आपने, माशाल्लाह। ये कौन ट्राई करेगा इस वक्त? सर मैंने तो एक टेम्परेरी लेबल जो है वो सब कैटेगरी और यूनिट प्राइस का वो नहीं यार, कंकैटिनेट कर लिया था, हम्म, और फंक्शन के थ्रू उसी लॉजिक के अगेंस्ट जो है वो प्रोडक्ट नेम निकाल लिया। तो वैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अमार कहाँ चले गए हैं, अमार? सॉरी सर, यहाँ हूँ मैं, हाँ म्यूट था मैं, सॉरी। मैं भी कोशिश करता हूँ यार। नहीं, ये ग्रुप बाय असल में वो उसमें होता है, पर अली उसी तरह करके देखना पड़ेगा जिस तरह से ऊपर मैंने किया है ना, कि उसका हर एक के लिए उसका मोड आपने निकालना है। ग्रुप बाय तो मेरे ख्याल में वो उसको मैं चेक कर लूंगा, मैंने भी पहले किया था उसको।
डॉट साइज की तो मुझे समझ में नहीं आ रही है तो हाँ इसका कोई कोड होगा यार अभी सर में ये सही नहीं है नो 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 हाँ ये डबल तो लेगा नहीं ना तो पाइथन डबल लेता नहीं चलो इसका ट्राई करें आप लोग अगर देखें 5 मिनट कोशिश करें As I have 234 unique product names distributed across different categories. So और अगर आप देखें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको देखें प्रोडक्ट नेम्स को तो दे आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आई मीन इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं इस किस्म के डेटा के लिए वो वाली अप्रोच अप्लाई करूं रिप्लेसमेंट की जो कि हमने पहले की है आप देखें ना इसके अंदर ये एरर भी आ रहा है 252 जो कि डिटेक्ट हुआ नहीं है तो आई कांट अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ ये होगी कि या तो मैं उसको उस प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दूं जो कि सबसे ज़्यादा बिका है विद रिस्पेक्ट टू द सब कैटेगरी तो आई शुड सी के मेरे सब कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट नेम क्या है हर सब कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेरा प्रोडक्ट नेम क्या है और उसके हिसाब से मैं उसके साथ एसोसिएट करके मैं रिप्लेस कर दूं जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया था एक तरीका तो वो है जो कि हम कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि चूंकि मेरे पास 8000 रोज हैं और ये तकरीबन जो मिसिंग आ रहा है डेटा वो कितना आ रहा है भाई साहब 204 ये स्टिल इट इज मोर आई कांट डिलीट रोज व्हिच कंटेन 204 वैल्यूज ऑफ सेल्स ठीक है तो ये थोड़ा सा ये एक फैक्टर है जो कि हमें को थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो आई बेसिकली मैं इस चीज को प्रिंट करूं कि प्रोडक्ट कैटेगरी हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए मैक्सिमम ऑकरिंग प्रोडक्ट नेम क्या है स्ट्रेटेजी ये होगी हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए व्हाट इज द प्रोडक्ट नेम व्हिच ऑकर्स द मोस्ट और उस कैटेगरी में जो नेम की वैल्यू मिसिंग है उसको आप उससे रिप्लेस कर दें जो कि हम पहले भी ऊपर 2 दफा प्रोसेस कर चुके हैं तो यू गाइस नीड टू ट्राई दैट आउट ठीक है उसको आप लोग ट्राई करें उसको कोशिश करें बहरहाल हमने फिलहाल ये किया है कि हमने उसको हाँ बल्कि मैंने तो ये किया था कि प्रोडक्ट नेम तो मेरे काम का है नहीं क्योंकि 1234 वैल्यूज में बीआई ना मैं बीआई टूल पे दिखा सकता हूँ लेकिन बहरहाल बीआई टूल पे तो मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन पुट फिल्टर्स लेकिन even a business manager a very simple or a very low level business manager will not be interested in finding out the actual product name unless कि कोई यूनिक किस्म का प्रोडक्ट है ठीक है इवन मोबाइल भी आता है मोबाइल भी कितनी वैरायटी में होता है स्क्रीन साइज के हिसाब से इट माइट हैव अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर तो हमारे पास जो नेम्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है तो देयरफॉर मैंने तो ये सोचा मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से कि इसको तो डिलीट ही कर देना चाहिए हमारे काम का नहीं है लेकिन इफ यू आर डूइंग बिजनेस इंटेलिजेंस देन यू कैन पुट दिस एज अ फिल्टर ये किसी चार्ट पे नहीं आएगा आप सिर्फ इसको फिल्टर में लगा सकते हैं ठीक है जी ओके यस सर मेक सेंस हाँ प्रोडक्ट नेम और कस्टमर नेम का मशीन लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है लिहाजा मैं दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है अच्छा अब मेरे पास क्या चीज रह गई सेल्स बाकी रह गई और ऑर्डर क्वांटिटी अब सेल्स में तो सीधी सीधी बात है हम उसको मीन वगैरह से रिप्लेस कर सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स सी मैंने क्या किया है यहाँ पे सेल्स वैल्यू कितनी मिसिंग है अच्छा तो मैंने उसकी परसेंटेज निकाल ली है तो कितने परसेंटेज रोज में जस्ट लेस देन 1% रोज में वैल्यू मिसिंग है तो मैंने उसको क्या किया मैंने उनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपको पता है ना हमने लास्ट टाइम जो वी डिस्कस दैट रिप्लेसिंग बाय द मीन इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ठीक है तो क्योंकि आप सेल्स को आप यू आर जस्ट यू नो अप्रोक्सीमेटिंग द सेल्स through your own assumptions तो it might not be the best solution
ठीक है, इट माइट नॉट बी द बेस्ट सोल्यूशन। तो देयरफॉर इस केस में क्या है कि मैं उन रोज को ड्रॉप कर दूंगा बिकॉज दे आर लेस देन 1%। वैसे 5% की लिमिट होती है, 5% से कम हो तो आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप तो खैर करना सही नहीं है, लेकिन क्योंकि इस केस में 1% से कम है तो मैंने उसको कर दिया। बट यू कैन चूज टू रिप्लेस बाय द मीन, फिल एन ए करके मीन से रिप्लेस कर दें। मैंने ऑर्डर क्वांटिटी और सेल्स में दोनों में उनको डिलीट कर दिया रोज को, ठीक है। तो अच्छा, रो आईडी में तो कोई वैल्यूज मिसिंग नहीं है, तो रो आईडी भी मैंने डिलीट कर दिया। रो आईडी मेरे मशीन लर्निंग में इट्स एन आइडेंटिफायर जो मैं कभी वहां भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इनफैक्ट नॉट ऑल ऑफ देम आर क्लीन राइट नाउ। इनफैक्ट होता ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपका डेटाबेस है and what you have here is a BI solution or a warehouse, data warehouse. Now the point is कि why do I maintain the row ID here? ये मैंने आपको बताया था probably कि this is analytical, this is analytical, this is operational, right? तो यहाँ पर मुझे row ID यहाँ पर maintain करने की क्यों जरूरत है, जिसकी actual जरूरत जो है वो यहाँ पर है? वो बता सकता है इस बात का मतलब? मैंने तो यहाँ पे रो आईडी डिलीट कर दी है, लेकिन आमतौर पे मैं ये डिलीट नहीं करता। जो मेरे Oracle डेटाबेस की प्राइमरी कीज हैं, I do not delete them here in the analytical database. What is the reason for that? जल्दी जल्दी बताएं शाबाश। Because sir, we need to, it's used to verify the accuracy of the information, sir. What verify the accuracy? When you're transferring data from here to here, you are doing data wrangling, you are doing data cleaning. So but there is no need to verify the accuracy. The accuracy verified is at this point. The data is already. कोई यूनिक आइडेंटिफायर हमारे पास बचना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि बाकी जो वो है वो तो पाइथन का है ना, बाकी जो दूसरा कॉलम बन रहा है पाइथन से उसका क्या ताल्लुक है? सर ये जो दूसरा नहीं बल्कि वो तो ऑर्डर आईडी भी है। ठीक मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ कि डेटाबेसेस की प्राइमरी कीज को एनालिसिस में डिलीट नहीं किया जाता। मशीन लर्निंग में मैं उसको दूंगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे MongoDB चल रहा है, आई विल कीप द प्राइमरी की हेयर जो कि एक्चुअली यहाँ की प्राइमरी की है। व्हाई वुड आई कीप देम इन द एनालिटिकल डेटाबेस? दैट्स द क्वेश्चन। जी कोई और बताए? महमूद, नूरुलैन, आप बताइए। मिसबा, सारे लोग बातचीत करें, 2-3 लोग बात करेंगे तो उससे मजा नहीं आएगा फिर। उसामा आप बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देंगे? रो आईडी हमें चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि even if you are doing pure BI, when you take the sample from the database, then you keep the primary keys even when you are doing BI. जब आप BI tool में data import करेंगे, you do not delete the primary keys here. Although primary key आप कभी भी chart पे show नहीं करेंगे, ना ही उसको filter में डालेंगे। आएगी ना रेफरेंसेस के लिए, डेटा मॉडलिंग में रेफरेंसेस वगैरह के लिए आएगी डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान। एक तो यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा यार डेटा के अंदर अगर आपने रिलेशनशिप मेंटेन करना है उसके लिए आपको चाहिए होगी। हाँ देखें, what I'm doing here is I'm locating patterns. Business intelligence, warehousing, machine learning is all about discovering patterns. If I discover the patterns, then I will be interested in knowing more about the patterns. Like for example, कोई customer का मुझे पता चला है कि वो मेरा बहुत ही potentially अच्छा customer हो सकता है। अब उसका सारा data यहाँ पड़ा हुआ है here. I do not transfer everything here. अब जैसे for example ये जो आपको sales का नजर आ रहा है, this data that you see here, this is not the complete data of sales that is available in the database. This is just one sample जो कि आपने उसको काट के आपको present कर दिया गया, वो आप BI tool में लेकर जा रहे हैं। But this is not the complete data. तो हम करते ये हैं basically कि we always कहाँ गए? Sorry about that. हाँ, तो हम करते ये हैं कि हम कभी भी जो है यहाँ का जो मेरे पास जो RDBMS का जो RDBMS का मेरा डेटा है,
वो यहाँ एनालिसिस में मैं प्राइमरी कीज इसलिए मेंटेन करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर पैटर्न्स पता चल जाते हैं, आई विल बी इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग मोर अबाउट दोज पीपल, जो कि सारा रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ है. तो yes, I have to absolutely maintain the primary keys here, but they will not be shown on the BI charts and they will not be put in the machine learning algorithm, but they will be there in a database like Mongo, and to maintain a reference from these foreign primary keys to the primary keys जो कि यहाँ पर हैं, ताकि अगर मुझे कुछ चीज निकालनी पड़े तो मैं आराम से निकाल सकूँ. ये रेफरेंस पॉइंट के लिए रखी जाती है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है आपको. तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ काम किया ना, ये चीज सही नहीं है. ऑर्डर आईडी भी डिलीट कर दी, रो आईडी. अब बताएं, ऑर्डर आईडी आपने डिलीट कर दी तो ऑर्डर का तो सारा रिकॉर्ड यहाँ से निकल गया ना, द होल रिकॉर्ड. तो सारा रिकॉर्ड जो है वो तो यहाँ से निकल गया. ठीक है, तो हाउ विल यू मेंटेन द लिंक. दूसरी पॉइंट इसमें ये है, यू हैव टू गाइस हैव टू रिमेंबर के दिस थिंग इज कंटिन्यूअस. यानी you regularly update the data from here to here, you regularly take samples and regularly build up your BI charts और the machine learning model. आप उसको regularly update करने की तरतीब बनाते हैं. So therefore, if there is no pipeline और ये आपके पास corresponding primary keys आपने save नहीं की हुई, then you lose the link और obviously फिर काम करने का फायदा नहीं होगा. ठीक है, तो that's why you always maintain. तो ये चीज, ये अप्रोच गलत है, ये wrangling अप्रोच सही नहीं है. ये सिर्फ एक असाइनमेंट के एतबार से तो हमने चलो कर लिया कि चलो यार इसको इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि मैं सबको टेंशन फ्री होना चाह रहा हूँ. आई वांट टू हैव ऑल द मेन कॉलम्स विद मी एंड नथिंग जो कि मेरे काम की नहीं है, बट प्रोडक्शन में ऐसा होता नहीं है. ठीक है, अच्छा अब हम देखें, अब हमने बहुत सारे एरर्स इसमें से रिमूव कर लिए. ठीक है, हमने डेट्स जो थी उसको हमने क्लीन कर दिया. वी क्लीनड अप ऑल द न्यूमेरिकल कॉलम्स एंड वी आल्सो फिल्ड अप द डेटा एंट्री एरर्स फ्रॉम द कैटेगोरिकल कॉलम्स. ठीक है, बहुत सारी चीज़ हमने वहाँ से भी रिमूव की हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली हाँ, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हम देखते हैं. लेट्स चेक ऑर्डर प्रायोरिटी. आई ड्रॉ द बार प्लॉट फॉर दैट. तो यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई एंड लो ऑर्डर प्रायोरिटीज इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्डर प्रायोरिटीज. मतलब ये बड़ी जबरदस्त बात है. दिस रिप्रेजेंट्स अ वेरी गुड बिजनेस के order priorities are uniformly distributed almost across all the 8000 orders जो कि आपने लिए हैं. So that seems pretty good, right? ये ऐसा नहीं है कि सारी distribution skewed हुई है, तो that is not. तो ये एक हिसाब से अच्छी. Just to understand more about the data. अब हम wrangling part पे आ रहे हैं, EDA part पर आ रहे हैं. सही है, तो ये हो गया. और उसके बाद let's check the types now. So everything seems okay to me. Shipping mode. Where is the shipping mode? Shipping mode is an object. तो shipping mode का मैं बनाता हूँ. तो regular air is the maximum जिसके through हमारा सामान गया है. So most of the transactions in our sample, like maybe 75% were shipped via regular air. ठीक है, तो ये मैं percentage निकाल के कर सकता हूँ. अब इसी तरह मैं province को देख रहा हूँ. अब ये वो चीज़ है जो कि आप BI टूल में भी कर सकते हैं, but now we are doing that in Python with a single command. Just discovering more, तो मुझे पता चल गया regular air seems more important. The priorities are equally distributed, so these are information. जो मेरी जिन provinces से मुझे order आए हैं उसमें उसकी distribution भी descending order में मेरे पास ये आ रही है. तो you know, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल फिल्टर्स लगाता हूँ, मुझे पता है कि मैंने फिल्टर्स में मेरे लिए ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया एंड सास्काचेवान आर प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस व्हिच आई हैव टू मॉनिटर, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो ये चीज़ आप BI टूल में भी शायद जाके बार चार्ट्स ना बनाएं, तो ये यहीं पर करने का काम होता है. सिमिलरली आप रीजन देख लें तो उसमें भी वेस्ट ओंटारियो प्रेरी, अब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि रीजन और प्रोविंस की कॉरेस्पॉन्डेंस है तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है. तो अब ये मैंने थोड़ी सी कमकली की है. लेट मी चेक कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Here I have 13 and here I have like 7 or 8. So मैंने थोड़ी सी कमकली शायद की है. आप इसका जरा कमेंट्स दें. I said के the distribution looks the same for both of these, so let's consider just one of them. I think that's stupidity. ठीक है, क्योंकि this is a thing जो कि BI टूल पे मैं अलग-अलग provincial level पे देख सकता हूँ. I would not want to say कि इन दोनों का पैटर्न एक है. This is not a numerical data.
दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा जो कि मैंने सॉर्टेड करके प्लॉट किया है, एंड देयर इज नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस। आप देख रहे हैं कि ओंटारियो जो मेरा प्रोविंस है, provinces are more than the regions, so one region can contain multiple province also। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये सेल्स पहले साल की सेल है या दूसरे साल की सेल है, इनका पैटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है तो एक ही साल की ले लो। ये न्यूमेरिकल कोरिलेशन के लिए तो हम बात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात की आपको? आ रही समझ में? अब फॉर एग्जांपल ये मेरी सेल्स है लास्ट 6 मंथ्स की और ये मेरी सेल्स है लास्ट 1 ईयर की। ठीक है, अब इनका जब मैं हिस्टोग्राम बनाता हूं तो बोथ ऑफ देम फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। तो मैं कह सकता हूं यार दोनों को लेने की क्या जरूरत है, जस्ट टेक इट फॉर द लास्ट 1 ईयर, इसको डिलीट कर दो क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू। पैटर्न तो सेम ही है अनलेस कि मैं उसको बीआई लेवल पे देखना चाह रहा हूँ। बीआई लेवल में टाइम पे ड्रिल भी कर सकता हूँ। अगर मैं बिजनेस इंटेलिजेंस जाता हूँ तो आई कैन ड्रिल थ्रू टाइम। व्हाई डू आई नीड टू हैव सेपरेट कॉलम्स फॉर टाइम? दैट डज नॉट मेक सेंस। उस केस में तो मैं कह सकता हूँ कि यार एक को रख लो दूसरे को डिलीट कर दो। लेकिन when I have two numerical when I have two categorical values, I cannot say कि यार इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम लग रही है तो एक को रख लो एक को डिलीट कर दो। तो ये जो मामला है ये गलत है। We should not be executing this one। ठीक है, ये गलत है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? जी Yes, sir. हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम कस्टमर सेगमेंट को देख लेते हैं। कॉर्पोरेट, होम ऑफिस कस्टमर। तो कॉर्पोरेट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड सिंपली वी कैन सी द प्रोडक्ट कैटेगरी। उसमें ऑफिस सप्लाई सबसे ज्यादा है, डबल द टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट फर्नीचर इज द मिनिमम। और देन आई कैन सी द सब कैटेगरी। तो इसमें पेपर इज द हैज बीन द मोस्ट। अब देखें ना, ये जाहिर सी बात है जो चीज फ्रीक्वेंट है वो, अब आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड basically a univariate analysis। ठीक है, ये I'm doing univariate because I'm just analyzing one column at a time, I'm not analyzing them together। Bivariate करना Python में थोड़ा सा मुश्किल है। Bivariate में मैं I can run statistical tests, लेकिन अगर मैं bivariate graphs पे जाना चाहता हूँ then I have to use the BI tools। If I want to do bivariate graphs then I have to use the BI tools। so BI tools में मैं जाके ये काम कर सकता हूँ। सही है सर जी? सर मैं थोड़ा सा नेट का मसला, तो सर couldn't really speak at that time। थोड़ा सा पिछला जो आपने पॉइंट रिपीट किया था ना, जो आप कह रहे थे रिगार्डिंग के दोनों चीजें मैं अगर हटा सकता हूँ तो वो रिपीट कर देंगे, द वेरी लास्ट पॉइंट। हाँ, what I said was कि मैंने थोड़ी सी एक हमाकत ये की यहाँ पर कि मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली प्रोविंस और रीजन की। बोथ ऑफ देम आर स्ट्रिंग वैल्यूज। तो एक्चुअली स्ट्रिंग वैल्यूज की कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग वैल्यूज में तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि चूंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो लिहाजा एक को डिलीट कर दो एक को रख लो। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। I can't compare them like apples and oranges। ठीक है, कि ये तो एक प्रोविंस है, ये उसके बड़े रीजन्स हैं, तो I have to consider them separately and both of them can become filters on my BI chart। ठीक है, और it is quite possible कि मुझे इनको discretize करके by converting them to numerical numbers I can use them in machine learning as well। तो इनका आपस में क्या correlation है वो तो मुझे chi-square test से निकालना पड़ेगा। इनका आपस में क्या कोरिलेशन है, आई हैव टू फाइंड दैट आउट थ्रू अ chi-square टेस्ट। वो फिर इसमें मैंने कंडक्ट नहीं किया, लेकिन वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये जो मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई कांट से कि इफ दिस इज सेल्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स एंड दिस इज सेल्स फॉर द लास्ट 1 ईयर एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम नॉर्मल कर्व, देन ऑब्वियसली आई कैन कीप वन एंड डिलीट द अदर बिकॉज़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम। मशीन लर्निंग में दोनों चीजें लेके जाने की क्या जरूरत है, स्पेशली जब ये 6 महीने इसके अंदर शामिल भी हैं। ठीक है, तो इस केस में तो आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बट ये कह देना कि जी न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल का आपस में सेम पैटर्न है, तो ये तो सोच भी सही नहीं है। दैट्स ऑल आई सेड। सो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लो। और फिर कस्टमर सेगमेंट बनाया, ये बनाया, पेपर सबसे ज्यादा बिक रहा है, प्रोडक्ट कंटेनर्स का मैं ऑलरेडी आइडिया है, स्मॉल बॉक्सेस यू नो आर द मोस्ट वन। वी डोंट नीड टू सी द। हाँ, अब यहाँ पर क्या किया है, वी मेड सम फंक्शंस हियर। I made a data frame considering of priority, mode, region, segment। ये मेरे सारे कौन से हैं, ये मेरे सारे के सारे string values हैं, categorical हैं। ओके,
and for each of the column I create a variable mapper और इनमें से I browse through this list obviously. तो मैं क्या कर रहा हूँ, I am mapping that as a category type of pandas. Pandas की एक type होती है, इसको हम category कहते हैं, और इसमें I'm replacing the white space by an underscore, और फिर I create a dictionary for these categories by using the mapper variable, और उसको फिर हम codes में वो कर देते हैं, convert कर देते हैं. So this is basically doing that, and then I import this. So text to display KB mapper. So this is a box plot. मुझे जरा इसको execute करने दें. हाँ, तो इस केस में order priority के साथ मैंने किया क्या है, क्योंकि order priority हमारी क्या है, have we drawn the box plot for that order priority? Yeah. So order priority, I have 5 values, and what I've done is that I have converted these 5 values into basically 5 numbers, and I have drawn, basically मैंने इस सारे कोड पे किया ये है कि I have converted आप कह रहे हैं कि the string values into numbers. मैंने उनको एक नंबर, एक लेबल असाइन कर दिया है, और फिर मैंने उनका बॉक्स प्लॉट बनाया है. This might not seem to be a very good approach, लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है. You understand? तो ये मैंने बड़ी क्लेवरली जो है इसको, जो स्ट्रिंग कॉलम की जो वैल्यूज आती हैं उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है बेसिकली नंबर्स के ऊपर. तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये कोड है, तो उसको मैंने आई क्रिएटेड दीज कैटेगरीज. तो पहले मैंने इसको कैटेगरी जो टाइप में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने उसको एक आई फॉर्मलाइज दीज कैटेगरीज, ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैंने उसको फॉर्मलाइज कर लिया तो मैंने फिर उसको, जाहिर सी बात है, उस जो पर्टिकुलर नेम था उसको ड्रॉप कर दिया. ऑर्डर प्रायोरिटी से डील करने के बाद मैंने उसको आई को ड्रॉप कर दिया बेसिकली, ठीक है. तो पहले कैटेगरी में कन्वर्ट किया, फिर उसकी वैल्यूज की कैटेगरीज बनाई और उसको फॉर्मलाइज किया सेल्स डीएफ कैट के अंदर, और फिर मैंने सेल्स डीएफ कैट को जो है वो बेसिकली दोबारा से करके उसका बॉक्स प्लॉट क्रिएट किया है. तो ये बेसिकली एक तरीका है उसको करने का. उसको मैटप्लॉटलिब में मैंने उसको जस्ट यू नो दिस क्या कहते हैं, उसकी थोड़ी सी प्लॉटिंग की है इन अ सीक्वेंस. तो ऑर्डर प्रायोरिटी में आप देख रहे हैं कि दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी मच नॉर्मल कर्व. अच्छा, आप कहेंगे यार ये तो हमें समझ में नहीं आ रही कि भाई आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं, लेकिन वी जस्ट वांटेड टू सी कि वो वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्क्यू आ रहा है, उसके 1 यहाँ पर आ रही है वैल्यू, और 2 की तरफ थोड़ा सा स्क्यू आ रहा है. तो वो टुवर्ड्स द हायर रेगुलर एयर की वजह से ये स्क्यू आ रहा है, विच इज ट्रू, और दिस सीम्स प्रीटी गुड. तो दिस मीन्स कि आपका वो जो वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से आ रही हैं. सेम हेयर, इट्स मोर और लेस द सेम. और ये फर्नीचर ऑफिस सप्लाई टेक्नोलॉजी में बॉक्स प्लॉट इज ऑब्वियसली ऐसा ही बनना था, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज आर एक्सीडिंग बाय ऑल द अदर ओवर ऑल द अदर वैल्यूज. यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज हों. ऐसा स्ट्रिंग कॉलम जिसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा हों, बड़ी डाइवर्स हों, उसके अंदर फिर आप इस तरह का काम करके देख सकते हैं कि भाई उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन कितनी है. So that's a very roundabout way of doing that, but मतलब आप चाहें तो आप करके देख सकते हैं. तो इस केस में भी everything seems pretty balanced in सब कैटेगरी, और कंटेनर के अंदर थोड़ा सा काम थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि आई थिंक कि स्मॉल बॉक्स जो है ना वो थोड़ा सा आपकी जो वैल्यूज को थोड़ा सा स्क्यू दे रहा है, वो हमने देखा ही था. तो does not seem really good, but you know it's good for visualization rather than looking at these charts. ये भी आप बना के देख सकते हैं, आपने उनको डिस्क्रिटाइज करके जस्ट अ शॉर्टकट टू डिटरमिन. तो ये समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, अब टी टेस्ट में नहीं, आप लोग बताएं कि टी टेस्ट में किसका तुक बनता है. यहाँ तो हमने आपको एक फंक्शन बना के दे दिया है, और हर एक के साथ हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एक कंडक्ट कर दिया है, ठीक है. कि टी टेस्ट का तो आपको पता ही होगा, यू नो व्हेन यू हैव 2 कॉलम्स, तो यू वांट टू सी कि दोनों के मीन्स जो हैं
are they varying significantly from each other? So if the p value is less than 5%, so you can say कि yes, they are varying. If not, then they are not varying. लेकिन if you look at the sales data, so can you tell by looking at the sales data कि यहाँ पर t test conduct करना किसके across तो बनता है? जी, इसका जवाब कौन देगा? सर सेल्स और डिस्काउंट सर मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स को लेके नहीं टी टेस्ट में तो हम मीन्स को we find out the mean, we compare the means. सर सेल्स और प्रॉफिट का सर सेल्स एंड डिस्काउंट एक्सक्यूज मी सर जी सर इसके अंदर अगर हम जैसे कि मुख्तलिफ कैटेगरी से वो कर लें, यानी कि जिन जिन रोज में हमारे पास जो है शिप मोड है वो रेगुलर एयर है, आप उनका प्रॉफिट अलग से निकालें, उनके रोज को अलग कर लें और फिर डिलीवरी ट्रक वालों को रख लें और फिर उनके आपस में वो निकालें, क्योंकि उन दोनों का मीन तो मैं पहले ही बता रहा था वो तो सेम आ रहा है, तो वो जो कि एनोइंगली सेम आ रहा है। किन दोनों का मीन सेम आ रहा है? सेल्स और प्रॉफिट का? सर शिप मोड अगर मैं रेगुलर एयर करूं हाँ और शिप मोड और डिलीवरी ट्रक करूं, ठीक है, तो उन दोनों पे जो मेरे पास टाइम डिफरेंस आ रहा है ना शिप डेट और उसमें दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि इन दोनों शिप मोड्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है मी अकॉर्डिंग टू द मीन। तो टी टेस्ट आपने कोई बिजनेस की बिजनेस नॉलेज चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम इस बारे में बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। आपने बेसिकली टी टेस्ट का यही बताया था कि जब मीन के डिफरेंस से काम ना बन रहा हो तो फिर टी टेस्ट लगाते हैं। नहीं टी टेस्ट हम उस वक्त लगाते हैं जब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन मीन्स अक्रॉस टू वेरिएबल्स के उनका मीन आपस में डिफरेंट है या नहीं, और वो सिचुएशन उस वक्त होती है जब हम कोई चीज मसलन मेजर कर रहे हैं ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो पहली चीज की मेजरमेंट और दूसरी चीज की मेजरमेंट को हम आपस में देखते हैं। ये जरा उसका ज्यादा तुक बनता है कि पहले कस्टमर क्या कह रहा था, आप कस्टमर क्या कह रहा है, तो क्या उन दोनों बातों में फर्क है या नहीं है। तो इस केस में कोई हाँ तीन किस्म का टी टेस्ट होता है। या देयर माइट बी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक सेल्स एंड प्रॉफिट आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट चलो हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एवरेज सेल और एवरेज मीन, चले लेट्स सी के है कितनी पहले। अच्छा इसमें तो मिसिंग वैल्यूज है ना, तो मैं पाइथन में देखता हूँ। तो हाँ जी, कोड कौन बताएगा मुझे? क्या चीज की सर? मिसिंग वैल्यूज? नहीं उसका एवरेज निकालने का। उसका एवरेज सर मीन है, डॉट मीन। ये क्या हो, ये प्राइस का किया कैसे आएगा? अच्छा प्राइस है नहीं, सेल्स और प्रॉफिट है ना। एक मिनट, एक्सेल के अलावा कुछ दिख रहा नहीं है सर यहाँ पे। एक सेकंड में जरा थोड़ा सा। सेल्स का जो मीन आ रहा है वो 1772 है और प्रॉफिट का मीन आ रहा है यहाँ पर मैं टी टेस्ट क्यों कंडक्ट करूंगा? यहाँ पे डज नॉट मेक सेंस टू कंडक्ट अ टी टेस्ट इन दिस केस। उसके अलावा टी टेस्ट कंडक्ट करना वो तो बिकॉज टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो इट इज ऑब्वियस कि वो उनका कोई आपस में मैच है नहीं एंड दे मस्ट बी रिलेटेड। आई नो कि सेल्स रिलेटेड टू प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो ठीक है हम इसके दरमियान करके देख सकते हैं। आई कैन फाइंड दैट आउट कि ये
तो बिकॉज टी टेस्ट तो स्ट्रिंग पे तो वो आता है, chi स्क्वायर टेस्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का तुक बनता नहीं है टी टेस्ट का, मुझे तो कोई तुक नहीं लग रहा। बट सर व्हाट हम प्रूफ क्या कर लेंगे टी टेस्ट करके, वो बेहतर सवाल है। हम ये प्रूव करेंगे कि सेल्स और प्रॉफिट का जो एवरेज वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। दैट्स व्हाट विल ठीक प्रूव। है सर किस किस का, सेल्स और प्रॉफिट का। सो इन दिस केस let me just go with this p value. P value 0. So 0 basically means कि it is significantly different. वो तो है ही। तो हम कह सकते हैं कि instead of looking at these at the numbers and saying कि different है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इनके दरमियान जो difference है वो statistically significant है। कि it is actually different from a population perspective as well. That is all we can conclude from the t-test. So we would not need to run all of these t-tests. ये तो खैर एक फंक्शन था जो कि नहीं, तो इसका तुक नहीं बनता, ऑर्डर क्वांटिटी डिस्काउंट का लेने का तुक नहीं बनता, ये तो सिर्फ एक वो हमने कर लिया है। अच्छा, समझ में आ गई। इसमें मैंने किया ये था कि भाई हमने चूंकि इसको कन्वर्ट कर दिया था ऑलरेडी, समझ में आ रही बात की, हमने ये जो ऑर्डर क्वांटिटी और प्रायोरिटी को ऑलरेडी नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए वो टी टेस्ट हमने निकाल लिया। लेकिन उसका कुछ देखिए, एक चीज कैटेगोरिकल है, मैं उसको नंबर्स में क्यों कन्वर्ट करूं। हाँ ये है कि अगर मैं इसको मशीन लर्निंग में लेके जा रहा हूँ, दैट इज द मेन पॉइंट। इन मशीन लर्निंग आई विल नीड टू कन्वर्ट ऑल द स्ट्रिंग वैल्यूज टू नंबर वैल्यू। तो उसके लिए मुझे वो 2-3 मैपिंग्स होती हैं, वो मुझे करनी पड़ेगी। लेबल एक पता नहीं कौन सी एनकोडिंग होती है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। 2 एनकोडिंग्स होती हैं, एक डमीज गेट डमीज के थ्रू होती है, एक दूसरा लेबल एनकोडिंग होती है। तो यस, इन दैट केस वी माइट नीड टू फाइंड आउट दैट। तो इस केस में अगर आप देख लें, ऑर्डर क्वांटिटी सेल्स में सबकी पी वैल्यू 0 ही आ रही है, लेस देन 5% आ रही है। तो ऑल ऑफ देम सीम सिग्निफिकेंट। That means there's no significance. No, there is significance. Less than 5% का मतलब है कि their differences are significant. There is a significant difference between the mean value of these two columns. इसका मतलब ये है। ठीक है। And like sir, why do you use a function to do a t-test? Why not just use the code? असल में देखिए, इसमें तो ये था ना कि ये सबको इकट्ठे कर दिया ना, मतलब ये हमारा एक था और सबको हर एक के साथ हमने करके दिखा दिया है। ठीक है, ये कहानी हुई है ना। ठीक है, सही है। दैट्स ये फंक्शन के थ्रू कर लें। अच्छा, अनोवा मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपको? जी पढ़ाया था आपने। अनोवा का जो इसमें तुक बनता है, वो अनोवा का तो बहुत इसमें समान है। अब बताइए शाबाश, अनोवा का क्या क्या समान है इसके अंदर? कि अगर वेरिएंस है हमारी प्रॉफिट और सेल्स में, उसकी एनालिसिस क्या है, व्हाट आर द रीजंस इट कुड बी हैपनिंग। नहीं, अनोवा के यूज केसेस क्या है? आप अनोवा किस किस केस में मालूम करना चाहेंगे? हम उस वक्त मालूम करना चाहेंगे सर जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कोई भी चीज के अंदर। सर बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स जो हैं वो न्यूमेरिकल कॉलम से हम लिंक कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। ये जवाब है इसका। हमारे पास मेन चीज जो है वो प्रॉफिट है। आई विल नॉट इवन गो फॉर सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट इज व्हाट मैटर्स। एंड आई वांट टू सी के अक्रॉस द डिफरेंट, लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के क्रॉस जो प्रॉफिट, जो मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं सब कैटेगरीज के, उनके क्रॉस प्रॉफिट मेरा सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। Is the mean profit across these groups different from each other or not? And I can use many groups here. For example, order priority के क्रॉस में करके देख सकता हूँ, मैं शिपिंग मोड के क्रॉस करके देख सकता हूँ। I can do that across the customer segment. I can do that across the product category. I can do that across the subcategory. I can do that across the product container.
तो देयर आर 6 यूज केसेस जिसमें मैं अनोवा इस्तेमाल करके मैं देख सकता हूँ कि आया कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज के जो मेरे पास वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, इन पर्टिकुलर वैल्यूज की जो ये मेरे पास इन कॉलम्स की जो वैल्यूज आ रही हैं, these are different groups, all of them values, each value is a group. तो ग्रुप्स के क्रॉस जो है वो मेरा मीन प्रॉफिट वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले तो ये कि मैं प्रॉफिट को प्रिंट करूं, हर ग्रुप के लिए मीन प्रॉफिट को प्रिंट करूं, फिर मैं ये निकालूं कि इनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारे प्रोडक्ट कंटेनर्स के लिए मीन प्रॉफिट एक ही होगा, which also does not make sense। ठीक है, तो अनोवा का तो बहुत यहाँ पर आपके पास सामान है। अच्छा, मैंने आपको वो दिखाया नहीं, सॉरी, मैं वहीं पे रहा। तो बहरहाल ये प्रोडक्ट कंटेनर और किसके क्रॉस है, ये सेल्स, प्रोडक्ट कंटेनर और सेल्स के क्रॉस है। ठीक है, तो इसमें आपकी एफ वैल्यू तो ये आ रही है 0%, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट में पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 5%, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये ठीक है। दिस ऑल्सो 20%, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी के क्रॉस सिग्निफिकेंट आ रहा है। ये 17% है। दिस ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर, ये सबसे ज्यादा लग रही है मुझे कि प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए आपकी जो मीन सेल्स है वो बहुत स्ट्रांगली वेरी कर रही, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वेरी कर रही है अक्रॉस द डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो फर्क है वो साफ जाहिर है। ठीक है, और ये बेसिकली डिस्प्ले अनोवा टेबल, तो ये अनोवा टेबल आप देख सकते हैं। टू वे अनोवा में ये होता है कि हम दो दो के अक्रॉस हम कर सकते हैं इसको, तो वी कैन हैव टू बेसिकली वेरिएबल्स टुगेदर, और उसके क्रॉस हम किसी उसको देखें न्यूमेरिकल कॉलम को, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इट्स गुड। जैसे इसमें कस्टमर सेगमेंट शिपिंग मोड किया हुआ है, पी वैल्यू आपके पास है, तो उन दोनों के क्रॉस है कि नहीं है, तो बेसिकली यू टेक टू ग्रुप्स रादर देन द सिंगल ग्रुप। ठीक है, तो ये सारा प्रिंट हो गया अलॉन्ग विद सम वार्निंग्स ऑब्वियसली, और ये इसका अनोवा टेबल है, ये सारे अनोवा टेबल आपके प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, प्लॉटिंग हिस्टोग्राम्स ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स, you need to understand them, right? बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गई है ना। अनोवा आपको सिर्फ ये बताता है कि do I have the right to claim कि my sales are varying significantly across different product categories. If you run an ANOVA test और उसकी p value 5% से कम है, then you have the right to claim it. Otherwise you can't simply see the mean on the BI chart and say यार ये दोनों एक दूसरे से different हैं। Significantly different हैं कि नहीं, कि population के perspective से आप वो बात कर सकते हैं कि नहीं, that is what matters। ठीक है, अच्छा, ये फिर थोड़ा सा मैंने इसको हिस्ट बना दिया है, और ये फिर आप हिस्टोग्राम, यू कैन ऑल फॉर्म देम टुगेदर एंड सी कि इसमें स्क्यूज कहाँ पर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मीन और मीडियन चेक कर लें, क्योंकि मीडियन जो है वो दैट इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स, मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो बाज़ औक़ात हम मीडियन को सेंट्रल टेंडेंसी का वो लेते हैं, मीन को नहीं लेते। ठीक है, न्यूमेरिकल केपीआईज का हीट मैप, दैट इज आल्सो समथिंग जो कि आप कोरिलेशन में, ये आई थिंक ये पियर्सन ही किया हुआ है। हाँ, डॉट कॉर इज द पियर्सन कोरिलेशन। तो आई कैन सी के वन कोरिलेशन ज्यादा, मतलब सेल्स का ज्यादा कोरिलेशन प्रॉफिट के साथ आ रहा है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। यूनिट प्राइस का विच इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल। शिपिंग कॉस्ट का जो कोरिलेशन है, वो शिपिंग कॉस्ट का कोरिलेशन सबसे ज्यादा आ रहा है सेल्स के साथ, और सबसे कम कोरिलेशन जो आ रहा है वो नेगेटिव साइड के ऊपर यूनिट प्राइस का ऑर्डर क्वांटिटी के साथ आ रहा है, जो कि इतना ज्यादा है भी नहीं। ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो यूनिट प्राइस कम होगी। डज दैट मेक सेंस? हाँ, यूनिट प्राइस तो नेगेटिव कोरिलेशंस यहाँ पे है नहीं। मेरे ख्याल में सबसे सिग्निफिकेंट जो चीज़ आप निकाल सकते हैं वो ये है कि प्रॉफिट का जो ताल्लुक है वो बेसिकली सेल्स के साथ है और ऑर्डर क्वांटिटी के साथ है, विच इज़ अ लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। और शिपिंग कॉस्ट का ताल्लुक सेल्स के साथ ज्यादा है, प्रॉफिट के साथ कम है। अब ये क्यों है, इसकी रीजंस फिर आप लोग सोच सकते हैं बैठ के फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। आप देखें ना, आप इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे तो यू विल स्पेंड लाइक 1 hour 2 hours अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये क्यों हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट योर डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है जनाब के
जो checking which deliveries are taking more time. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, so I make a DF for all these columns, and then I make a DF a new column for the time difference, and I subtract obviously these two dates together. और फिर मैं उसको sort कर लेता हूँ ascending order में, sorry descending order में, और उसका average time मैं print कर रहा हूँ. Let me just take this to, असल में अजान भी हो गई है. Just take this here. So this is the average time between the shipping date and the order date. That is like 2 days or several minutes or something like that. Average time for the top 100 most delayed deliveries. So top 100 में जो sorting की base के ऊपर जो मैंने किया है, उनका average time कितना है? So all of this seems pretty complex, probably. Is 12 days. यानी जो सबसे ज़्यादा एवरेज टाइम ओवरऑल तो 2 दिन है, लेकिन ऊपर के जो 100 है उसमें एवरेज टाइम 12 दिन का आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है उसके अंदर ना. तो मैं इसको जब देखूं तो या टाइम डिफरेंस 9 days 27 days इनका एवरेज है, तो कुछ डिलीवरीज बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनकी प्रायोरिटी लो है उनकी परसेंटेज कितनी है, और फिर क्या हो रहा है, और फिर उनमें से कितनों की लो ऑर्डर प्रायोरिटी थी, वो हम प्रिंट करते हैं. लो ऑर्डर प्रायोरिटी फुल डेटा सेट में 20% है, और इसके अंदर टॉप 100 में 90% है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो रिकॉर्ड्स जिनकी प्रायोरिटी बहुत लो है ऑर्डर्स की, वो डिले हो रहे हैं. तो बेसिकली ये एक दिस इज हाउ द बिजनेस इज रन, कि जिनकी प्रायोरिटी लो है, चलो यार 2 दिन के बाद भी मिल जाए तो उसको लेट भेजा जा रहा है. यू माइट ट्राई टू स्पीड इट अप. तो ये सारी चीजें आपको रैंगलिंग के थ्रू पता चल सकती हैं. अब फॉर एग्जांपल ये जो चीज है, ये मेरा रैंगलिंग का पर्सपेक्टिव नहीं था, ये मेरा शुरू का एक था कि यार ये भी हम करके देख सकते हैं. और ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी के साथ लिया, ये मेरा अपना बिजनेस नॉलेज था कि यार दिस कुड बी द रीजन. तो ये रीजन मुझे यहाँ से थोड़ी सी वेरीफाइड होती नजर आ रही है, लेकिन देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल. तो मैं एक और चीज आपको रिकमेंड करूंगा. हैव एनीवन ऑफ यू यूज्ड गूगल डेटा स्टूडियो? No, I haven't. Google Data Studio is a free online tool, datastudio.google.com. आप ये काम कर सकते हैं कि अपना डेटा क्लीन करके आप उसमें ले जाएं और बेसिक चार्ट्स निकाल के रैंगलिंग का आप काम करें, और वो आपकी आज की फाइनल एग्जाम में भी होगा. अच्छा, I got to go now for the prayers. So this is the end of the first class. We are going to start the exam at 6:30 or 6:30 is fine. ठीक है? सर इज इट पॉसिबल अगर आप एग्जाम कल ले लें, क्योंकि हमारी पाइथन की क्लास खत्म हो गई है. नहीं, देखिए आज इसको खत्म करना है, कल मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं ले पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्लास के बाद प्रोजेक्ट्स भी हैं सर कंपनी के साथ. So can we do it next week if you don't mind? यस सर. नहीं यार, मुझे ये कोर्स आज खत्म करना है. I have to take the exam today. It's very important for me. या सर सबमिशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं. मैं ये सर ये नेक्स्ट वीक अगर ले ले तो बेहतर है सर. कुछ क्लासेस पे भी इतना नहीं है मेरी बात सुने, जस्ट कम फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, क्लास में आपका एग्जाम लेना था, लेकिन आई नो इट्स नॉट अ 3 hour एग्जाम. आपका एग्जाम तो लंबा एग्जाम है. ठीक है, तो मैं आपको हाफ एन आवर में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना है, एंड उसके बाद फिर आप लोग करके मुझे कल परसों तक जमा करा दीजिएगा. Yeah, that sounds reasonable. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. You will not be able to finish it in 3 hours. ये मैं आपको गारंटी करता हूँ. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच. कब तक सबमिट कराना होगा हमें? अब ये मैं अभी बताऊंगा. लेट्स मीट एट लाइक 6:30 पे. लेट्स मीट एट 6:30 पे डिस्कस करते हैं. सही है? ये ठीक है, सही है. ओके सर, ओके ठीक. ओके, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू.